अगर आप क्लास 12th में हो और 2026 में पेपर देने जा रहे हो, वो भी अगर मैथ्स से, तो भाई ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एक एक क्वेश्चंस को खुद पहले प्रैक्टिस करना, देन आगे वीडियो में बढ़ना। 12th की बात कर रहे हैं, फाइनल एग्जाम की। तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे, आपका पेपर भी ऐसे ही आएगा। मॉडल पेपर जब आएगा अभी 2025 वाला, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे। ए इनवर्स हमारे पास है, नो डाउट। हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। हेलो बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप क्लास 12th में हो और 2026 में पेपर देने जा रहे हो, वो भी अगर मैथ्स से, तो भाई ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपका क्लास 12th में फाइनल मैथ्स का एग्जाम देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट ये लेक्चर आपका रहने वाला है। क्योंकि इसमें हम लोग मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। जो आपके मॉडल पेपर आए हैं भाई, कि मैथ्स का मॉडल पेपर क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कौन कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने सेक्शन होंगे, वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो को पूरा देखना और एक एक क्वेश्चंस को, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो एक एक क्वेश्चंस को खुद पहले प्रैक्टिस करना, देन आगे वीडियो में बढ़ना। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, सैंपल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड के। ठीक है, अगर किसी अदर बोर्ड्स का भी बालक है तो वो भी देख सकता है, ऐसी बात नहीं है कि अदर बोर्ड्स का बच्चा नहीं देख सकता। किसी और भी बोर्ड्स के अगर आप हो तो देख सकते हो, क्योंकि सैंपल पेपर में क्वेश्चंस आपके वही हैं जो आपके सिलेबस में है। तो हो सकता है कि आपका एग्जाम पैटर्न सेम नहीं है, बट आपका क्वेश्चन तो सेम ही रहने वाला है। ठीक है, हो सकता है ऑब्जेक्टिव में दिखे या फिर आपका सब्जेक्टिव में दिखे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल पेपर, सिर्फ और सिर्फ सैंपल पेपर। ठीक है, आपको पता है अगर यूपी बोर्ड की बात करें, स्पेशली यूपी बोर्ड की बात करें, तो मैथ्स का पेपर 100 नंबर का होता है। ठीक है, इसमें आपको स्कूल से एक भी नंबर नहीं मिलता है, मतलब थ्योरी का चक्कर तो हट गया। जो कुछ भी आप लिखोगे कॉपी में, वही नंबर आपको मिलने वाले हैं। फाइनल एग्जाम में जो आप लिखोगे वही नंबर्स आपके वहां पे भी मिलेंगे। ऐसा है नहीं कि स्कूल से 10-20 नंबर मिल गए। तो आपको 3 घंटे 15 मिनट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कुछ आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं, जैसे 2 क्वेश्चंस मिल गए, उसमें से कोई एक सॉल्व कर लो। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। ये सारी चीजें आपको अभी दिखाते हैं कि कैसे कैसे करना है। ठीक है बेटा, तो आपको ये मिलेगा भाई 100 मार्क्स का पेपर। कितने के मार्क्स का है, 100 मार्क्स का। ये आपको फ्रंट पेज पे देखने को मिलेगा एज इट इज। ठीक है, आपको लिखा रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए है और 3 घंटे आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु निर्धारित हैं। ठीक है, आपको पढ़ने का 15 मिनट समय दिया जाएगा। इस प्रश्न में कुल 9 प्रश्न है। आपको क्या करना है, जैसे ही आपको कॉपी में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जब 12th की बात कर रहे हैं फाइनल एग्जाम की, तो जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे कि आप में 9 क्वेश्चन हैं कि नहीं है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस विजिबल हैं कि नहीं है। हो सकता है कि कभी कभी पेपर ऐसे मिल जाते हैं ना कि बीच में से क्वेश्चन गायब रहता है, कट हो जाता है, या फिर ब्लर हो जाता है, या फिर ओवरलैपिंग हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसा इशू आता है तो आप अपने टीचर्स को, जो क्लास में है टीचर, उससे कंसर्न कर सकते हो, उसको बता सकते हो, तो वो आपको पेपर दूसरा दे देगा। ठीक है, पहला काम आपको यही करना है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है कि 9 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड करने हैं, कितने नंबर्स का है, वो सारी चीजें आपको पहले से ही पता चल जाएगी। जैसे पहले क्वेश्चन की हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आते हैं यूपी बोर्ड में। इन्होंने बोला है कि सभी विकल्प, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, और ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन से रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मान लीजिए fx = 3x द्वारा परिभाषित फलन R2R में है, सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, सही उत्तर आपको बताना है। आपको पता है कि भाई ये जो y = fx = 3x गिवन है, ये मूल बिंदु से पास करने वाली लाइन है। ठीक है, मूल बिंदु से पास करने वाली लाइन है, और R2R है। ठीक है, R2R इन्होंने दे रखा है भाई, R2R है, मतलब कि इसका जो डोमेन है, डोमेन भी आपका कितना है, -∞ से इन्फिनिटी है, -∞ से इन्फिनिटी है। को डोमेन की बात करें तो बेटा को डोमेन भी आपका कितना है, -∞ से इन्फिनिटी है। ठीक है, दोनों R है, और ये हमेशा क्या होते हैं बेटा, 1-1 फंक्शन होते हैं एंड ऑन टू फंक्शन होते हैं। ध्यान रखना, y = 3x ही नहीं, मान लेते हैं y = 4x होता, देन क्या होता, y = 2x होता, या फिर y = x होता।
इन सब के लिए भाई ये 1 ऑन टू फंक्शन है, ऑलवेज 1 ऑन टू फंक्शन है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चा? 1 ऑन टू फंक्शन कहाँ है? एक ही है ना, अच्छा ऑप्शन ही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ही सही है। तो इस टाइप्स के जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है y इज इक्वल टू जो mx होता है ये ऑलवेज 1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यदि समुच्चय n में r इतना दे रखा है और a इक्वल टू b माइनस 2 है, b ग्रेटर देन 6 है, संबंध r है, निम्नलिखित में से सही उत्तर। ये क्वेश्चन तो इतनी बार करा चुके हैं यार, वन शॉट में भी करा चुके हैं। आप पिछले लेक्चर में देखोगे, पिछले सेशन के जो आप वन शॉट देखोगे उसमें भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार करा चुके हैं। ठीक है, a इक्वल टू कितना है बेटा? b माइनस का 2 है, आप b इक्वल टू कितना लिखोगे? यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू कितना लिखोगे? 2। मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। b का मतलब क्या है? पीछे वाले नंबर्स। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 4 में से 2 गए, 2 आ रहा है, 8 में से 3 5 आ रहा है, 8 में से 6 2 आ रहा है, और 7 में से 8 1। दो ऑप्शन से बचते हैं। इसके साथ इन्होंने एक कंडीशन और दे रखा है, b ग्रेटर देन 6। b ग्रेटर देन 6 मतलब जो पीछे वाली वैल्यू है 6 से बड़ी होनी चाहिए। तो बेटा ये तो 4 है, ये तो गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन सी हो गया। क्लियर है भैया? क्लियर है? बना पाओगे? बिल्कुल बना पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है? ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कह रहा है समाकलन इतने का मान ज्ञात कीजिए। आइलेट सुना है नाम? आइलेट सुना होगा, आइलेट। आइलेट खंडसा समाकलन हम लोग लगाते हैं भाई। खंडसा क्लासरूम वाले बच्चों को तो पता ही होगा भाई, खंडसा वाले समाकलन जो हम लोग करते हैं कैसे करते हैं उसको देखते हैं भाई। x e की पावर x dx। तो आइलेट के अकॉर्डिंग जाओगे तो पहले अलजेब्रिक आएगा, ट्रिग्नो आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। इसका रूल होता है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन। फर्स्ट मतलब कि x, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इसका e की पावर x आएगा। तो यहां से x e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस सी। e की पावर x कॉमन ले लो भैया, x माइनस 1 आ गया प्लस का c। किस में है x माइनस 1? ये रहा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 1 e की पावर x प्लस का c, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बट ये जब पेपर में आएंगे ना तो वहां पे आपकी दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। अगर दिमाग की बत्ती सही टाइम पे नहीं चली तो टाइम आपका खत्म हो जाएगा। आपको जो समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का वो चला जाएगा, फिर वो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। तो जितनी भी प्रैक्टिस करनी है आपको एग्जाम के पहले तक प्रैक्टिस करनी है। जो कुछ भी आपके अंदर कमियां हैं, जो कुछ भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आप अपने टीचर से पूछो, ठीक है, दोस्तों से पूछो, सबकी हेल्प लो, लेकिन एग्जाम के पहले तक। ये नहीं कि एग्जाम दे के आए फिर पूछ रहे हो कि अच्छा ये वाला कैसे हुआ, वहां पे ये नहीं चलता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई अवकल समीकरण इतने इतने की कोटि होगी। कोटि, घात, पावर, ऑर्डर। ठीक है, कोटि और घात दो चीजें होती हैं। एक होता है कोटि जिसे ऑर्डर बोला जाता है, और एक होती है घात जिसे पावर बोला जाता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन देखते हैं। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की पावर देखते हैं। ठीक है, की पावर देखते हैं, दोनों चीजें। तो आपसे क्या पूछा है? कोट पूछा है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार हुआ है? यहां पे देखोगे कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है बेटा? 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो कोट कितनी हो जाएगी? 2, और घात कितनी हो जाएगी? 1। तो कोट कितनी है बेटा? 2 है। अच्छा, एक ऑप्शन और है, यहां पे परिभाषित नहीं है। एक ऑप्शन और है बेटा, परिभाषित नहीं है। तो परिभाषित नहीं आपका तब आता है जब ये फंस जाता है किसमें? जैसे साइन के अंदर आ गया,
dy/dx, या फिर किसी ट्रिग्नो के अंदर आ गया, लॉग के अंदर आ गया, इन सब के अंदर जब आ जाता है, जब हम लोग इसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं, देन ये कहलाता है कि भाई नॉट डिफाइंड है या फिर परिभाषित नहीं है। तो इसको भी आपको बताया गया है क्लास में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब एक एक नंबर के हैं। यदि सदिश इतना और इतना प्रश्नल लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। लैम्डा का मान ज्ञात करना है, दोनों परपेंडिकुलर है। आपको पता है जब परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है बेटा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन होती है अगर परपेंडिकुलर हुए। अगर आपस में परपेंडिकुलर हुए तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 माइनस का 4 एंड प्लस का लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू कितना, 2 आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है। तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना बालक, 2 आ गया। ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब आ जाओ, सभी खंड करने हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या करना है, सभी खंड करने हैं। यहां पे मुख्य मान हमें सॉल्व करना है। कॉस इनवर्स माइनस का 1/√3, क्या है बेटा, कॉस इनवर्स माइनस का 1/√3। अच्छा, कॉस की कुछ प्रॉपर्टी भी आपको बताई गई है भाई। कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। आईटीएफ में चिल्ला चिल्ला के बताएं, वाईटी पे फ्री सेशन हुए हैं, उसमें भी ये सारे फार्मूले लिखाए गए हैं कि भाई अगर कॉस के अंदर माइनस आता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है, तो पाई माइनस का कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। आ जाओ इसको, तो कैसे सॉल्व करोगे सर, ये लिखा है कॉस इनवर्स माइनस का 1/√3, इसको लिखेंगे पाई माइनस का कॉस इनवर्स 1/√3। ये हो गया पाई माइनस का कॉस इनवर्स। अच्छा, कॉस में 1 बाई क्या लिखा है, माइनस का 1/√3 है, माइनस का 1/√3 है। इसको 2 बनाओ यार, ये 2 रहा होगा, हाँ। तो इसको लिखोगे कॉस पाई/4, तो पाई माइनस का पाई/4 या फिर 3 पाई/4, ठीक है। करेक्शन रहा होगा, कितना आ रहा, 3 पाई/4 आ रहा। क्लियर है, तो बना पाओगे, बिल्कुल बना पाओगे। ये प्रीवियस ईयर का हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। आपका पेपर भी ऐसे ही आएगा, मॉडल पेपर जब आएगा अभी 2025 वाला, तो उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना है। क्लियर है। ये कह रहा है कि दिखाइए फलन इतना x इज इक्वल टू 0 पर सतत है। अच्छा, आपको मॉड x का ग्राफ पता है, बिल्कुल पता है, ये वाला, ये रहा x इज इक्वल टू 0, और ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। जब हम लोग y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बना रहे हैं, तो क्या पेन उठा रहे हैं, नहीं, एक ही बार में पूरा का पूरा ग्राफ बना दे रहे हैं। इसका मतलब ये क्या बेटा, सतत है। और वैसे भी इसका आप मेथड भी यूज कर सकते हो। मेथड मैं बता देता हूं आपको क्या करना है। अगर फंक्शन सतत है, सतत है, तो आपको बस लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू और ये फाइनाइट दिखाना है, बस इतनी चीजें दिखानी है, ठीक है। अगर ये इतनी सारी चीजें हैं तो ये आपका सतत है। ग्राफ से मैंने बता दिया, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला कह रहा है कोटि बताना है, अवकल समीकरण इतने की कोटि और घात। भाई मैंने आपको बताया था कोटि कितनी है, ऑर्डर कितनी है, घात कितनी है, ये आप कमेंट करके बताओगे भाई, ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऑब्जेक्टिव में किया, अभी एक जस्ट ऑब्जेक्टिव में किया, तो इसको आप कमेंट करके बताओगे। क्लियर है। अगला कह रहा है कि दिक कोसाइन बताना है, डीसीएस बताना है हमें। क्या बताना है भाई, डीसीएस बताना है। डीसीएस होता क्या भाई, डीसीएस होता क्या, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कुछ आएगा उसके बाद उसको डिवाइड कर दो। डीसीएस इन दोनों का डिफरेंस लो, डिफरेंस आप लोगे डीआर से, पहले डीआर से निकालो भाई, डीआर से पहले निकालो। डीआर कितने आ रहे, 1 - 2 कॉमा 2 माइनस का 4 3 प्लस का 5, तो ये कितना आ रहा, माइनस का 1 आ रहा, और ये कितना आ रहा, माइनस का 2 आ रहा, ये 8 आ रहा। जब हम लोग डीसीएस निकालेंगे ना बेटा, डीसीएस, तो ये माइनस का 1 अपॉन रूट के अंदर, ठीक है। या फिर आप प्लस माइनस भी लगा सकते हो, प्लस माइनस भी लगा सकते हो, 1 का स्क्वायर, हाँ ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 4 प्लस का 64,
ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे -2 है, ये रूट के अंदर नीचे वही 1 + 4 + 64, एंड आखिरी में आप 8 लिखोगे, रूट के नीचे ये 1 + 4 + 64। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा ये आपके डीसीएस कहलाएंगे। ठीक है, डीआरस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, डीआरस हो जाएंगे। क्लियर है बच्चा? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाई पी ए अपॉन बी का मान ज्ञात करो। अच्छा, पी ए अपॉन बी का मतलब क्या होता है बेटा? फार्मूला आपको पता है, इन दोनों का पहले इंटरसेक्शन अपॉन में पी बी, कुछ करना नहीं है, बस वैल्यू रख दो, सब वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे सारी वैल्यू गिवन है, आपको बस रखनी है। इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कैसे निकालोगे? ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू आप इसको लिखोगे पी ए प्लस का पी बी माइनस का ए यूनियन बी, ये लिखोगे। यहां पे वैल्यू पुट कर दो, पी ए की वैल्यू कितनी है 7/13 प्लस पीबी की वैल्यू कितनी है 9/13 और माइनस ये कितनी है 4/13। तो भाई ये 7 और 9 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 16, 16 में से 4 गए 12, तो ये आ रहा 12/13। तो यहां पे रख दो 12/13, इंटरसेक्शन वाली वैल्यू कितनी आ रही 12/13 आ रही है, और पीबी की वैल्यू कितनी है 9/13 है, कैंसिल आउट कर दो। तो ये कितना आ रहा है 4/3, 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 तिरिक 9, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? अगले क्वेश्चन पर कह रहा है कि भाई ए और बी में संबंधों की संख्या ज्ञात करो। संबंधों की संख्या का फार्मूला आपको पता है, 2 की पावर पी क्यू होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, तो बेटा ये 2 की पावर पी क्यू होता है। यहां पे p की वैल्यू कितनी है 2 है, q की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, यहां पे रख दो। तो 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4 मतलब कि 16। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला y इज इक्वल टू इतना है तो सिद्ध कीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना है। ये हमें सिद्ध करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख रहा है, 2 बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे क्लास में बताया, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो dy/dx आप सॉल्व करोगे, कितना आ रहा है भाई, a cos x आ रहा है, माइनस का b sin b आ रहा है, sin x सॉरी cos x होगा ना, b sin x आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है। उसके बाद d2y/dx2 करोगे, तो ये कितना आएगा, माइनस का a sin x आएगा, और ये माइनस का b cos x आएगा। यहां पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो बचेगा कितना, a sin x प्लस का b cos x, और यहां से कितना आ रहा, ये d2y/dx2 आ रहा। अच्छा ध्यान से सुनो, ये जो वैल्यू लिखी गई है ना, ये यहां पे है, तो आप लिख सकते हो d2y/dx2 इज इक्वल टू माइनस का y, इस भाई साहब को दूसरी साइड लेके आओ, तो d2y/dx2 प्लस का y इज इक्वल टू 0। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल यही प्रूव करना था, यहां पे प्लस y इज इक्वल टू 0 यही प्रूव करना था, तो यही आ जाएगा आपका। क्लियर है यहां तक? डन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको आइडिया लगना चाहिए कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि भाई 2 वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच का कोण, तो 2 वेक्टर के बीच का कोण का फार्मूला आपको पता है, cos थीटा लिखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा, a डॉट बी वेक्टर, ठीक है, अपॉन में मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर, नो डाउट ये लिखते हैं। फार्मूला तो पता ही ना, नहीं तो पता चले फार्मूला नहीं पता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 प्लस का 4 प्लस का 3, ये आ रहा। अरे मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 1 -2 इंटू -2 4 एंड ये 3। मॉड में लगा दो भाई, मॉड में पता लगा, मॉड नहीं लगा रहे हो, मॉड में लगा देना। यहाँ पे 3 त्रिक 9 4 और 1, 3 त्रिक 9 9 4 13 और एक ये 15, रूट का 15 आ रहा है। दूसरे में कितना आ रहा है भाई, 3 त्रिक 9 4 और 1 15 कैसे आ रहा है, ये 3 त्रिक 9 9 4 13 1 14 आ रहा है। भाई साहब ऐसे गलती करेंगे, छोटी मोटी गलतियां करेंगे। हाँ, रूट 14 दोनों में आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 4 3 7 3 10
10/14 मतलब 5/7 कितना आ रहा है, 5/7 आ रहा है ना। तो यहां से थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 5/7। क्लियर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 5/7। क्लियर है। दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का अगर हमें एंगल निकालना है तो cos थीटा इज इक्वल टू उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन दोनों वेक्टर का अलग अलग मॉड, ये फार्मूला होता है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आए, कह रहा है यदि x है, सॉरी x, उसके बाद एक हमारे पास मैट्रिक्स है, देन y है, देन ये है, देन है ये, तो x और y की वैल्यू बताए। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2x लिखेंगे, 3x लिखेंगे, प्लस का माइनस y लिखेंगे, y लिखेंगे, और ये किसकी इक्वल है बेटा, 10 और 5 के। तो इन दोनों को, सॉरी इन दोनों को साथ में लेके आओ, 2x माइनस वाई, 3x प्लस वाई, 10 और 5, 10 और 5। तो हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, दो हमारे पास इक्वेशन है, कौन कौन सी भाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड दूसरी वाली कितनी बेटा, 3x है, प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। इन दोनों को जरा ऐड कर दो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 5x इज इक्वल टू 15 आएगा, और x इज इक्वल टू कितना बेटा, 3। अगर x की वैल्यू 3 है, यहां पे रख दो या फिर यहां पे रख दो, 3 रख दो, 9, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -4। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 आएगी, दोनों को सॉल्व करोगे आपका ये आ जाएगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, -3, y इज इक्वल टू -4। ये छोटे छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, दो दो वाले नंबर्स हैं। अच्छा, इन्होंने बोला कि दिखाइए कि प्रदत्त फलन इतना r एक वर्धमान फलन है, r पर, r का मतलब है -∞ से ∞। अगर वर्धमान फलन है तो f डैश x हमारा कितना आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना गिवन है, 7x माइनस 3 है, तो f डैश x निकालोगे तो ये कितना आएगा, सिर्फ 7 आएगा। क्या ये 7 ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल 0 है। अगर 0 है तो भैया यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, x की वैल्यू कुछ भी हो, क्या लेना देना, यहाँ पे x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो x की वैल्यू कुछ भी हो, मतलब r हो, तो ये क्या है, हमेशा वर्धमान ही आएगा, हमेशा और हमेशा क्या आएगा बेटा, वर्धमान आएगा। अब ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, सदिश इतना और इतना में से प्रत्येक की लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a है, b है, ठीक है, दो वेक्टर हैं, a है वेक्टर और b वेक्टर दे रखे। अगर आप ध्यान से सुनो, इन्होंने कुछ बोला है, ये बोला है c वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर के, फिर वही c वेक्टर परपेंडिकुलर है a वेक्टर माइनस b वेक्टर के। अब देखो ध्यान से सुनो, जब हम लोग a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालेंगे, यहां से आप आगे सॉल्व करोगे, मैं नहीं कर रहा, आपको बस हेल्प कर दे रहा हूं। तो यहां से आप a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालोगे, या फिर a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालोगे, a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालोगे, यहां से कुछ आएगा, यहां से कुछ आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, इस वेक्टर को लेट करना है, c वेक्टर को आप लेट कर लो x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 की कैप, क्योंकि भाई ये वाला वेक्टर इस वाले वेक्टर पे कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब कंबाइंड, दोनों को साथ में लाने के बाद परपेंडिकुलर है, तो आपको कंडीशन ये लगानी है x1, और यहां पे जो i का कॉफिशिएंट आएगा उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे आपका क्या आना चाहिए भाई, सम 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी मल्टीप्लाई कर लो, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, वेक्टर वेक्टर वाले चैप्टर से, तो ये आपका, ठीक है, यहां तक क्लियर है। कुछ है नहीं वैसे, इसके आगे आपको बस a और b के जो i वाले कॉफिशिएंट हैं आपस में जोड़ना है, उसके बाद j वाले कॉफिशिएंट, फिर k वाले कॉफिशिएंट को आपस में जोड़ना है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन को, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं इतनी और इतनी है। अच्छा, समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको पता है, अगर संलग्न भुजाएं दे रखी हैं तो आपको एरिया का फार्मूला क्या लिखना है भाई, एरिया ऑफ a क्रॉस b, यही तो लिखना है। क्या आप a क्रॉस b कर सकते हो, a वेक्टर और b वेक्टर गिवन है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, वहां से सॉल्व कर लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, आपका एरिया आ जाएगा। क्लियर है, तो ये भी आपका होमवर्क ही है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करें, a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां इतना है pa इज इक्वल टू इतना है, और ये इतना है pb इज इक्वल टू p का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। इन्होंने बोला कि परस्पर अपवर्जी हैं। परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या है कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है,
परस्पर अपवर्जी का मतलब क्या है बेटा, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि पी एज इक्वल टू कितना गिवन है भाई, 1/2, एंड पी ए यूनियन बी कितना है, 3/5। देन आपको पीवी बताना है, पीवी कितना है, पी है। क्लियर है? पी ए यूनियन बी का मतलब क्या है, अगर परस्पर अपवर्जी है तो ये पी ए होगा प्लस का पीवी होगा। ठीक है, बाकी ये जीरो होगा क्योंकि आपका इंटरसेक्शन वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, अपवर्जी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है उसको रख लो, ये 3/5 है। ये कितना बेटा, पी ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, प्लस का पी है। यहां से इसको सॉल्व कर लो, तो पी इज इक्वल टू ये 5 है, 3/5 माइनस का 1/2, इसको सॉल्व कर लो, 6 और 5 1/10। तो बी वाली कितनी हो जाएगी भैया, ये 1/10 आ गई। क्लियर है? आसान है, बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब ये पूछा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, पूर्णांकों के समुच्चय जेड में आर इतना है, संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता का मतलब आपको पता है, तुल्यता का मतलब तीनों होना चाहिए भाई, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एंड आखिरी में बेटा ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये तीनों होने चाहिए, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव होगा कैसे? जैसे अगर हम लोग इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का क्या, कोई भी पूर्णांक ले लो आप, 1 - 1 करोगे तो भी जीरो आएगा, 2 - 2 करोगे तो भी जीरो आएगा, 3 - 3 जीरो आएगा, -1 + 1 करोगे जीरो आएगा, -2 + 2 करोगे तो भी जीरो आएगा। तो ये तो बेटा रिफ्लेक्सिव बनाएगा ही बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा ही बनाएगा। अच्छा, एक चीज और है, अगर a - b आपका इवन है तो बेटा b - a भी तो इवन ही होगा, क्या ही दिक्कत है इसमें, ये भी इवन होगा। अरे मॉड लगा है, अगर मॉड लगा है तो हमें माइनस प्लस से क्या फर्क पड़ता है, बाहर माइनस प्लस आएगा वो तो प्लस ही बनाएगा। इसका मतलब ये क्या है बेटा, तीनों है। क्या है, तीनों है। तो आप इसको भी शो कर सकते हो भाई, ये तीनों है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ट्रांजिटिव भी आप ऐसे चेक करोगे तो ट्रांजिटिव भी आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब यहां पे बोला है कि ए बी इनवर्स, बी इनवर्स और ए इनवर्स सिद्ध करना है। क्या ये सिद्ध करना है? नहीं सिद्ध करना है भाई, ये प्रॉपर्टी ही है। ये क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आप खुद से करोगे, ये आप खुद से करोगे। आप वन शॉट वीडियो देख सकते हो, वहां से कर सकते हो, ये आपको क्लास में कराया गई, वहां से आप बना सकते हो इसको। कुछ करना नहीं है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनवर्स निकालना है, वहां से भी करना है। अच्छा, इनवर्स कैसे निकालते हैं ये अभी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो इनवर्स का मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है ये भी आप लिख सकते हो, ये सीआईजे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। तो जो जो आपको चाहिए वो सारी चीजें मैंने लिख दी है। ठीक है, ये आपका काम है। आगे बढ़े, फलन इतने का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात की। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि एक जैसे x के ऊपर x है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो f(x) कोई फंक्शन है, उसका एक ऊपर फंक्शन g(x) दे रखा है, तो आपको सबसे पहले लॉग लेना है, लॉग लेना है। ठीक है, चलो मैं इसको करा देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप स्टार लगा लेना। क्लियर है? बाकी आपसे बन जाएगा, नो डाउट, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपसे बन ही जाएगा। तो यहाँ पे क्या गिवन है, y इक्वल टू कितना गिवन है, sin x पावर cos x। हमने लॉग लिया, log y cos x log sin x। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, d ओवर dx कर रहे हैं बोथ साइड। तो ये 1/y dy ओवर dx cos x log sin x का 1/sin x इंटू sin x का डिफरेंशिएशन cos x। उसके बाद प्लस लिख रहे हैं cos x का माइनस sin x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x एंड log sin x। ये आ गया, y को इधर लेके आओ तो dy ओवर dx, y कितना है भाई sin x, पूरे की पावर कितनी है बेटा cos x, और ब्रैकेट लगा दो cos x या फिर आप लिख सकते हो कितना cos x अपॉन sin x को cot x लिख सकते हो,
तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ये बेटा प्यारा सा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अभी आपसे ये पूछा है, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ ले, ये भी पूछ सकता है। दोनों का सेम ही मेथड है, ऐसा नहीं कि इस वाले में कुछ और लगा रहे हैं दूसरे वाले में कुछ और लगाएंगे, नहीं, दोनों में सेम ही मेथड लगाएंगे। आपको लॉग लॉग लेना है, बोथ साइड टेकिंग लॉग लेना है। जैसे ही आपने दोनों साइड लॉग लिया उसके बाद आपको बस सिंपल सा आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करना है। और डिफ्रेंसिएशन में आपको चेन रूल लगाना है। चेन रूल का मतलब एक फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट मानना है, बस इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलो क्लियर है भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है, अच्छा इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप ही को सॉल्व करना है। साइन स्क्वायर एक्स दे रखा है माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर दे रखा है, ठीक है, माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर दे रखा है। तो आपको पता है कि हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, वन माइनस का कॉस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह ये लिख सकते हैं। और यहां पे भी अगर हमें दोनों लिमिट सेम दिख रही हैं, माइनस ए से ए दिख रहा है, एफ एक्स डी एक्स दिख रहा है, अगर हमारा एफ एक्स ऑड हुआ, अगर हमारा एफ एक्स ऑड हुआ तो बेटा जीरो हो जाएगा कब, जब एफ एक्स ऑड है, ऑड है। और ये टू टाइम्स ऑफ ए हो जाएगा, जीरो से ए, एफ एक्स डी एक्स, ये कब होगा भैया, जब एफ एक्स हमारा इवन है। ठीक है, तो आपको चेक करना है भाई साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या है, ऑड है कि इवन है। साइन स्क्वायर एक्स ऑड है कि इवन है, ये आपको चेक करना है। तो जब हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को चेक करेंगे ना, साइन स्क्वायर एक्स को, अगर हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा, साइन स्क्वायर एक्स है। तो हम लोग यहाँ पे एफ माइनस एक्स लिख रहे हैं, तो ये साइन स्क्वायर आएगा, माइनस का एक्स आएगा। अच्छा यहाँ पे जो ये माइनस है ना, एंगल वाला माइनस है ना, ये माइनस बाहर आएगा बट स्क्वायर है, तो ये भी आपका साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। तो ये कितना आ रहा है बेटा, एफ एक्स आ रहा है। तो अगर एफ माइनस एक्स करने पे हमारा एफ एक्स आ जा रहा है, ये फंक्शन हमारा क्या हुआ बेटा, इवन हुआ। तो आप इसको लिख सकते हो टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई फोर, देन आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। बाकी सारी चीजें आप ये वाला फार्मूला लगा लो आराम से बढ़िया सा, इसका आगे इंटीग्रेशन कर लेना। ठीक है, इसके आगे आप इंटीग्रेशन कर लेना, बाकी मैंने सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि भाई आर वेक्टर है, दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, दो हमारे पास 3D लाइंस है। आपको देखने से लग रहा होगा दो 3D लाइंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखो, ये आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन सब स्टार्ट हो चुके हैं, 5 नंबर वाले। ठीक है, तो क्या ये दोनों एक पैरेलल हैं, क्या ये दोनों पैरेलल हैं, आप देखोगे क्या दोनों पैरेलल हैं, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस का, हाँ पैरेलल है, ये देखो पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल हैं। अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल्स हैं तो भाई उनके बीच के डिस्टेंस जो होता है, बी वेक्टर डॉट ए टू माइनस का ए वन अपॉन में बी वेक्टर का मॉड, ये होता है लाइन। ठीक है, अगर स्क्यू लाइंस है तो उसका भी फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं, आप सॉल्व कर रहिएगा। अगर स्क्यू लाइंस है बेटा तो डी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, बी टू, या फिर बी वन क्रॉस बी टू कर लो। ठीक है, बी वन क्रॉस बी टू, यहां पे क्रॉस लगाओ भाई, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन में मॉड ऑफ बी वेक्टर, ये लिखते हो। ठीक है, ये फार्मूला है। क्या क्या भाई, बी वन क्रॉस बी टू डॉट ए टू माइनस ए वन अपॉन में बी वन क्रॉस बी टू, और यहां पे आप ये फार्मूला लिखते हो भाई, बी वेक्टर क्रॉस ए टू माइनस ए वन अपॉन में उस वेक्टर का मॉड। ठीक है, कौन से वेक्टर का भैया, यहाँ पे बी वाले का। अच्छा यहाँ पे आपको ये बी वन है, अभी तो सेम है, ये बी वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ये क्या है पूरा का पूरा ए टू वेक्टर है
और ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, A1 वेक्टर है। तो यहाँ से आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, बस फार्मूला रखना है। इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है, हर साल। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो, ठीक है। तो किसी ना किसी सेट में आपको ये डिस्टेंस वाला फार्मूला पूछते ही पूछता है भाई, डिस्टेंस फार्मूला पूछते ही पूछता है। तो आपको बस वेक्टर के थोड़े से कंसेप्ट आने चाहिए, बाकी सारी चीजें आपको गिवन नहीं है। बस ये चेक कर लेना कि यहाँ पे ये पैरेलल है कि नहीं है। अगर पैरेलल है तो आप आराम से फार्मूला लगा दो। कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 0 पे सतत है या फिर असतत है, दिखाइए कि ये एक्स इज इक्वल टू 0 पे सतत है कि नहीं है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा होगा तो ये दो तरीके से ब्रेक हो जाएगा, एक होगा -1 और एक होगा +1 और एक होगा 0। तो x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इज इक्वल टू 0, ये 3 पॉइंट्स ब्रेक हो रहे हैं, 3 पॉइंट्स पे ब्रेक हो रहे हैं। ये आपको क्या देगा बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट देगा, ये राइट हैंड लिमिट देगा और ये आपको वैल्यू देगा, क्योंकि ये तीनों सेम नहीं है। तो अगर सेम नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर सेम नहीं है, x इज इक्वल टू 0 पर सेम नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस कैसे होगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे ये क्या है बेटा, असतत है। x इज इक्वल टू 0 पे क्या है बेटा, असतत है। क्लियर है। एरिया निकालना है, x इज इक्वल टू 0 है, 2 पाई है, मध्यवर्ग cos x। तो इसको हमें नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है भाई, ये आप बना ले, वो यहां से तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, 0 से 2 पाई, ये बेटा 0 होता है, ये कितना होता है π/2, और ये कितना होता है 3π/2, ये होता है 2 पाई। तो आपको इसका बीच का एरिया निकालना है, ये वाला पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। पूरा का पूरा एरिया आपको निकालना है, 0 से 2 पाई। आपको लिमिट रख लो भाई यहां से, एरिया। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो, 0 से π/2 cos x dx प्लस π/2 से 2 पाई cos x dx। अच्छा, ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरिया निकालना है, या फिर आप मॉड लगा सकते हो यार, यहाँ पे भी मॉड लगा लो, यहाँ पे भी मॉड लगा लो, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं होगा, एरिया हमेशा क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। एरिया क्या होता है बेटा, एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो निगेटिव लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हम लोग क्या करेंगे, मॉड लगा लेंगे और मॉड लगा के सीधा बढ़िया मस्त बिंदास तरीके से सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, बट कंडीशन ये है ना कि जब हम लोग परस्पर लंबवत सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, नो डाउट परस्पर लंबवत सॉल्व कर रहे हैं, बट यहां पे आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है बेटा, x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। यहां पे दिख रहा है क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करो। पहले कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको आप कन्वर्ट करोगे कैसे, x माइनस 1 अपॉन -3, इसको आप लिखोगे कितना, y माइनस का 2 अपॉन में 2p/7, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं, और ये तो सेम ही है भाई, z माइनस 3 अपॉन में 2। इसको सॉल्व करोगे, x माइनस 1 अपॉन 3p/7 माइनस का y माइनस का 5 अपॉन 1, z माइनस का 6 अपॉन माइनस का 5। अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। अब इन्होंने बोला कि अगर ये दोनों लाइन परस्पर लंबवत है तो कोई बात नहीं, परस्पर लंबवत है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, बीच में आप प्लस लिखोगे, तीनों के बीच में आप प्लस लगाओगे, वहां से सॉल्व कर लो, ठीक है। पी का मान ज्ञात करना है, तो यहां से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी, नहीं। बट सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये वाला रूल इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको नहीं आता फिर फंस जाओगे, ठीक है। आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, फिर वहां से आगे आपको सारी चीजें बनानी है, वहां से आप बनाओगे, मस्त बिंदास तरीके से बन जाएगा। क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है, एलपीपी प्रॉब्लम, हर साल रिपीटेड है।
ठीक है, कोई ऐसा नहीं है अनएक्सपेक्टेड है, ये आपका पहले से ही पता होता है कि ये वाला क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, बस थोड़ा सा इधर उधर चेंज हो जाता है। तो ये भी भाई आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार स्टार लगा सकते हो। इस बार भी आपको देखने को मिलेगा, हर साल देखने को मिलता है, तो ऐसी बात नहीं है, इस बार भी देखने को मिलेगी। इसमें आपको एक उद्देश्य फलन देखने को मिलेगा भाई, उद्देश्य फलन x प्लस वाई, ये 8 है। ठीक है, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी, ये, ठीक है, और ये पूरा का पूरा उद्देश्य फलन है। तो आपको क्या करना है, बस लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 को सॉल्व कर लो, और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 को सॉल्व कर लो, और ये x 0 y 0। ठीक है, तो x 0 y 0 आपको पता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बना रहा हूं, बाकी आप सॉल्व करोगे, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप भी तो कुछ करोगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, x 0 होता है, y 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो हमें ये पूरी की पूरी लाइन लेनी है। अच्छा, पूरी की पूरी लाइन लेनी है, तो यहाँ पे आप जैसे ही x की वैल्यू 0 रखोगे, तो ये 0,8 आ रहा, और 0,8,0 ये दो पॉइंट्स आ रहा है, 0,8 एंड 8,0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये 8,0 होगा आई थिंक, और ये 0,8 होगा, नो डाउट। इन दोनों को आपस में मिला दो, क्या ही फर्क पड़ता है, मिला दो भाई, इन दोनों को आपस में मिला दो, ये हमने मिला दिया। ठीक है, दूसरी लाइन पे चलते हैं, ये रही दूसरी लाइन। यहां पे जैसे ही आप x की वैल्यू 0 रखोगे, x की वैल्यू 0 रखोगे, y3 आएगा, और y0 रखोगे तो x5 आएगा। तो ये पॉइंट मिल गया हमें, क्या 0,3 5,0, 5,0 आई थिंक ये रहा होगा 5,0, और दूसरा पॉइंट कितना है बेटा 0,3, तो ये रहा 0,3। इन दोनों को भी आपस में मिला दो, इन दोनों को भी आपस में मिला दो, ये हमने मिला दिया। अब एक्चुअली बात ये हो रही है ना कि आपको इनइक्वलिटी देखना है, इनइक्वलिटी, ये जो असंख्या है x प्लस वाई ग्रेटर देन है 8 से बड़ी है भाई, बड़ी है, तो मतलब इस वाली लाइन के हमें क्या करना है, ऊपर जाना है। x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 है, तो इस वाली लाइन के ऊपर जाना है, ग्रेटर है। अच्छा, यहाँ पे 0 0 रखोगे आप, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट होता है मूल बिंदु, ये ओरिजिन होता है ना, कंसेप्ट आपको बता रहे हैं 0 0। जैसे ही आपने यहाँ पे 0 0 रखा, क्या 0 0 ग्रेटर देन 8 होगा, क्या 0 की वैल्यू 8 से बड़ी होगी, नहीं सर 8 से छोटी होती है। तो अभी जो इनइक्वलिटी ऊपर की साइड जा रही थी, बाहर की साइड जा रही थी, अब अंदर की साइड हो गई, अंदर की साइड हो गई, जस्ट उल्टा। तो इसके नीचे वाला पार्ट लेना है, सिमिलर अगर हम लोग दूसरा वाला लेंगे तो ये ऊपर का पार्ट लेना है। तो हमें ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स चाहिए, ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स पे हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे जेड की। ठीक है, ये कॉर्नर कॉर्नर क्या क्या आ गया भैया, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स क्या क्या आ गए, ये आया भाई 0,8, 0,3, 5,0 एंड 8,0। क्लियर है, ये चारों पॉइंट्स पे हम लोग जेड की वैल्यू निकालेंगे, जो भी मिनिमम आएगा, जो भी सबसे कम आएगा, उसी को बोल देंगे भाई जेड मिनिमम है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इसको सॉल्व करने का। क्लियर है, आप वन शॉट भी जाके देख सकते हो, इसका पूरा का पूरा पड़ा है वहां पे भी। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये 2.5 मार्क्स का है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का बेटा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और एक पार्ट 2.5 नंबर का है। ठीक है, एक पार्ट 2.5 नंबर का है, बाकी आपका 5 नंबर का है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, तो अगर हम लोग हिंदी की प्रोबेबिलिटी देखें, PH हिंदी की प्रोबेबिलिटी देखें, तो 60% मतलब कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 0.6 में। दूसरा क्या है अंग्रेजी का, तो P इंग्लिश 0.4 है, और 20% दोनों, तो मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 0.2 है। ओके, तो एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, ना ही हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, मतलब दोनों नहीं पढ़ते। कोई बात नहीं भाई, नहीं पढ़ती हैं तो नहीं पढ़ती हैं भाई, नहीं पढ़ने का क्या कर सकते हैं हम लोग। अरे रुक जा भाई, रुक जा। ठीक है, हमने ये 2 सर्कल बना लिए, 3 बन गए गलती से। ये क्या है, हिंदी है, ये क्या है, इंग्लिश है। ठीक है,
दोनों कितने लोग हैं? 0.02। हिंदी कितने थे? 6.4। इंग्लिश कितने हैं बेटा? 0.2। अच्छा, ये पूरा का पूरा सम कितना होगा? 1 होगा। पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो 4 2 6 2 8, तो मतलब ये बाहर वाला एरिया कितना होगा? 0.2 होगा। बाहर वाला एरिया कितना होगा? 0.2 होगा। तो इन्होंने बोला कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। दोनों ना पढ़ने का मतलब क्या है? इनसे हम लोग बाहर जाएंगे। जब इनसे बाहर जाएंगे तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा भाई? पहले का आंसर कितना हो जाएगा? 0.2 या फिर 20%। 0.2 या फिर 20%। समझ में आ रहा है? वेन डायग्राम से समझ में आ रहा हो। यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, ठीक है, ये हिंदी रहा, तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर हिंदी का पढ़ रही है, क्लियर है, अगर कह रही है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो भाई अगर हिंदी का भी पढ़ रही है, अंग्रेजी का भी पढ़ रही है, तो ये तो 0.2 पहले से है ना, तो इसका मतलब क्या है? सेकेंड वाले का भी 0.2 ही है, 20%। ठीक है, 20%। क्लियर है? आसान है। वेन डायग्राम बनाओगे मस्त बिंदास तरीके से, आपका 5 नंबर अंदर। क्लियर है? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। अब आपको ऑप्शंस मिलने वाले हैं। ठीक है, दो दो खंड मिलेंगे, एक खंड में 2 क्वेश्चंस होंगे। 2 क्वेश्चंस में से कोई एक को आपको सॉल्व करना, और ये 8 नंबर का है। कितने नंबर का बच्चा? 8 नंबर का। 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 में से कोई एक करना है। पहला क्वेश्चन जैसा है, ये ए इनवर्स इतना है, बी इतना है, तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन, ए इनवर्स इज इक्वल टू इतना है और बी इज इक्वल टू इतना है, तो आपको ए बी इनवर्स का मान बताना है। बेटा ए बी इनवर्स का मतलब क्या होता है? सर बी इनवर्स होता है इंटू ए इनवर्स होता है, यही ना। ये कितने का है? 8 मार्क्स का है। कितने नंबर्स का? 8 मार्क्स का। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपको क्या करना है? ए इनवर्स आपके पास गिवन है। अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो ए बी पूरे का इनवर्स क्या होता है बेटा? बी इनवर्स पहले आता, बी इनवर्स पहले आता, ए इनवर्स बाद में आता। तो ए इनवर्स हमारे पास है, नो डाउट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? बी इनवर्स फाइंड आउट करना है। बी इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा? बी इनवर्स जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, ये आपको करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, फिर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ बी ये होगा भाई सी आई जे का ट्रांसपोज, और सी आई जे हम लोग किसका निकालेंगे? बी वाले मैट्रिक्स का। ठीक है, उसके बाद जो यहां से आएगा बी इनवर्स जो आएगा, फिर आप ए इनवर्स, आप इसको पहले लिखोगे बी इनवर्स, देन ए इनवर्स लिखोगे, तो फिर ये आ जाएगा आपका, फिर आपका ये रिक्वायर्ड आ जाएगा ए बी इनवर्स। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स से आपको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो आएगा आपका ए बी इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, कर लेना ये। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना, ध्यान से सुनो, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था। ठीक है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना था, बट जिसको पिछला वाला क्वेश्चन आएगा उसको ये भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सेम कंसेप्ट है। यहां पे भी आपको ए इनवर्स निकालना है, वहां पे बी इनवर्स निकालना था। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, आपको 2 मैट्रिक्स बनानी होती है। एक्स, एक्स का मतलब सिर्फ एक्स वाई जेड, और यहां पे ए का मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट लिखना होता है। कोफिशिएंट लिख लो भाई, 3 2 3, 3 -2 है, 3 है, उसके बाद 2 है, 1 है, -1 है, 4 है, -3 है, 2 है। उसके बाद आपको x मिल गया, a मिल गया, b का मतलब क्या होता है बेटा? b का मतलब क्या होता है? राइट हैंड साइड में जो वैल्यू गिवन है 8 1 4। ठीक है, यहां से आप a इनवर्स फाइंड आउट करो। a इनवर्स का मतलब एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। यहां से a इनवर्स फाइंड आउट कर लो, और a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई कर दो, x y z की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, सेम वही डिट्टो क्वेश्चन इसको भी आपको करना है। क्लियर है? देखो
दोनों सेम थे तो दोनों में से एक करना था। अब आपको वापस से 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। जैसे ये है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे भी करा रखा है। अगर आप लास्ट वाले से देखोगे, 2025 को जब हम लोग टारगेट कर रहे थे, मतलब कि यही मार्च के पहले, ठीक है, फैब आखिरी में ये वाला क्वेश्चन कराया था बोर्ड में, और ये क्वेश्चन आपका एज इट इज उसमें आया था, फाइनल एग्जाम में आया था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब अवकलज के अनुप्रयोग वाले चैप्टर में जाओगे वहां पे मिल जाएगा, अवकलज के अनुप्रयोग, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है कि अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का, जो शंकु का आयतन होता है भाई, कोनिक सेक्शन का आयतन होता है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सी, ये किसके इक्वल होता है भाई, 8/27 इंटू स्फेयर, ठीक है, ये होता है मैक्सिमम। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। कैसे प्रूव करोगे, कैसे प्रूव करोगे? आपको सबसे पहले क्या करना है, त्रिज्या के गोले के अंतर्गत आपको एक शंकु बनाना है, ठीक है। एक सेकेंड, आपको सबसे पहले गोला बनाना है, गोले के अंदर आपको एक शंकु बनाना है। शंकु पता है कौन, जैसे बर्थडे कैप हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, शंकु होते हैं। ये तो भाई ये त्रिज्या हो जाएगी आर, ये त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर होगी, ठीक है, और ये त्रिज्या होगी, ठीक है। तो यहां से आपको रिलेशन निकालना है, और रिलेशन निकालते टाइम आखिरी में जब आप सॉल्व करोगे, कॉनिक का जो वॉल्यूम होगा वो 8/27 भी एस होगा। देखो यहां पे जब आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जब आप सॉल्व करोगे उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक बार डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, फिर वहां पे आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, फिर आखिरी में आएगा आपका भाई 8/27 इंटू वी एस। भी एस का मतलब क्या है, यहां पे भी एस का मतलब है गोले का आयतन, गोले का आयतन, और भी सी का मतलब है भाई कोण या फिर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक है। गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन आपसे पूछा है भाई अवकल समीकरण का व्यापक हल। अवकल समीकरण का जब हम लोग व्यापक हल सॉल्व करते हैं, व्यापक हल का मतलब होता है कि 4 टाइप के आपको यहाँ पे इस चैप्टर में 4 टाइप के अवकल समीकरण वाला जो चैप्टर होता है, चैप्टर कौन सा बेटा, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, ठीक है। आपको 4 तरीके के बताए जाते हैं, 4 तरीके के क्वेश्चन बताए जाते हैं, उसी में से आपको ये सॉल्व करना है। क्या क्या गिवन है भाई, डी वाई ओवर डी एक्स है, माइनस का वाई है, कॉस एक्स है, ठीक है। आपको कंपेयर किससे करना था, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस का पी डी एक्स प्लस का पी एक्स इंटू डी, सॉरी वाई इंटू वाई, और इक्वल टू क्यू एक्स। यहां से जब आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको मिल जाएगा, p की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। p की वैल्यू कितनी मिलेगी, -1, और q की वैल्यू कितनी मिलेगी, cos x। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है e की पावर p dx, यहां से जो भी आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड साथ में dx। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है और डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना, वहां से आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अवकल समीकरण वाला भी हो गया। उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है, यहाँ पे आपको ये लिमिट वाले क्वेश्चन हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन में कुछ करना है नहीं, ठीक है। लिमिट वाले क्वेश्चन को इसको कैसे सॉल्व करोगे, log sin x dx है, आपको एक किंग्स प्रॉपर्टी आपको बताई गई है भाई,
सॉल्व करते टाइम, ये 0 से π/2 है। तो जब भी आपका a से b fx dx होता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a से b f a प्लस बी माइनस का x dx। ठीक है, ये लिख सकते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो यहां पे जब आप लगाओगे वही आ जाएगा भाई log साइन π/2 माइनस का x dx, और ये 0 से π/2। तो भाई इसको क्या लिख सकते हो, 0 से π/2 log साइन π/2 का मतलब cos x हो जाएगा, dx हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों आपस में सेम है, ये दोनों आपस में सेम है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 2i हो जाएगा, और ये 0 से π/2 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे भैया log, यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे cos x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा log साइन एक्स प्लस cos x, तो ये हो जाएगा भाई आपका log, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ रहे हैं log साइन एक्स, किसको किसको जोड़ रहे हैं भाई, log साइन एक्स dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। ठीक है, इन दोनों को जोड़ रहे हैं, यहाँ पे log log कॉमन ले लो, साइन एक्स प्लस का cos x आ जाएगा, और साइन एक्स प्लस cos x आ जाएगा, वहां से आप आगे सॉल्व कर सकते हो। इसका भी जो भी इंटीग्रेशन आएगा बाद में आप यहां से डिवाइड कर दोगे 1/2, यहां से आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। ये आपका क्वेश्चन है x dx a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। इसमें आपको क्या करना होता है, cos स्क्वायर x से डिवाइड करना होता है, से डिवाइड करना होता है बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे 0 से पाई हो जाएगा, यहां से cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो ये x सेक स्क्वायर x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, a स्क्वायर आ जाएगा प्लस का b स्क्वायर tan स्क्वायर x आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पे आप tan स्क्वायर x को t मान लो, ये सेक स्क्वायर x ऊपर से गायब हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यू आपकी एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको tan x t मानोगे तो बेटा ये सेक स्क्वायर x आ जाएगा, तो जब सेक स्क्वायर x dx आ जाएगा तो ऊपर से गायब हो जाएगा। क्लियर है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला। क्लियर है बच्चा, ठीक है, ठीक है बालक। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा जो हम लोग मॉडल पेपर की बात करते हैं, जिससे हमें आइडिया लगता है कि भाई हमारा क्लास 12 का पेपर कैसे आने वाला है, फाइनल एग्जाम में कैसे हमें पेपर मिलने वाले हैं। क्योंकि आप पहली बार पेपर देने जा रहे हो, ऐसा है नहीं कि आप बहुत बार पेपर दे चुके हो, क्लास 12 का पहली बार देने जा रहे हो। तो पहली बार जब कोई बच्चा पेपर देने जाता है तो सरकार उसको दिखाती है कि भाई पेपर में क्या आने वाला है। ठीक है, तो पेपर में इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पैटर्न होता है, ये चीजें आपको पेपर में पूछी जाए। नहीं, ऐसा ना हो कि पेपर में जैसे आप पेपर ओपन करो उसके बाद आपको चक्कर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, पेपर कैसे पूछेगा, क्या क्या उसमें आपको सारी चीजें हिंट दी रहेंगी, क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपसे हाफ ईयरली में भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि हाफ ईयरली में पूरा सिलेबस नहीं आता, हाफ ही आता है। तो वहां पे आप देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपके सिलेबस है, वहां पे आप उतने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा मॉक दोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है बेटा, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बच्चे, टेक केयर।